बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2016 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर 1 बट वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको 2020 से लेके 2017 विंटर समर दोनों पेपर 2 आपको मिलेंगे वहाँ पे। इसके अलावा पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस है वो 2020 से लेके 2012 तक विंटर समर दोनों के पेपर आपको मिलेंगे सॉल्व फॉर्म वीडियो फॉर्म में। और कैम्ब्रिज का अपना जो स्पेसिमेन पेपर है जो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर देखें जाके जो उनकी वेबसाइट पर है, क्योंकि उससे एग्जामिनर का जो माइंडसेट है कि वो पेपर कैसे बनेंगे और पैटर्न क्या होगा वो आपको पता चलेगा, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा ये कि कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे रिलेटेड था, ये हम कर चुके हैं। आपको देखना हो तो आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मई जून 2016, वहाँ देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सोफिया ऑन 1 मार्च 2015 कि सोफिया की किताबों के अंदर जो बैलेंसेस हैं वो 1 मार्च 2015 को रिकॉर्ड हैं। वो कैसे रिकॉर्ड हैं वो हम देखते हैं। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट के मोटर व्हीकल जो कॉस्ट है उसकी $50,000 की है। और मोटर व्हीकल्स का मकसद है कि देयर आर मोर देन वन, कि एक से ज़्यादा मोटर व्हीकल्स हैं, उनका एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो कॉस्ट है $50,000 है उसकी। और जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन जो है वो $18,400 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है ऑन 31 मई 2015 a motor vehicle costing $16,000 and with an accumulated depreciation of $7,000 was sold for $8,400 के $16,000 की जो मोटर व्हीकल थी जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था 7,000 था, वो आपने $8,400 की बेच दी। देखें, ये जो डेप्रिसिएशन है जिसको हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है, जिससे ये सवाल रिलेट्स करता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि पहले तो एसिड्स आप समझ लें। एसिड्स जो हैं, हर वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए वो आपका एसिड है। एसिड्स को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। करंट एसिड्स वो हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको विद इन अ ईयर मिलता है, और नॉन करंट एसिड्स वो हैं जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक आपको मिल रहा होता है। अब जो नॉन करंट एसिड्स हैं, जैसे मोटर व्हीकल हो गई आपकी, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी आपकी हो गई, फिक्सचर हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपकी हो गई, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी नॉन करंट एसिड्स में आती हैं। नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस भी है कि जैसे गाड़ी को तो आप देखें कि 1 साल के अंदर तो गाड़ी ख़त्म नहीं होती, मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है। आपका जो घर है ये भी चल रहा होता है, बिल्डिंग जो होती है, तो ये लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि ये तमाम चीज़ें अपनी वैल्यू के अंदर ग्रेजुअली जैसे जैसे हम फिक्स एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वैल्यू में रिडक्शन आ रही होती है, वेयर एंड टेयर है जिससे उसकी वैल्यू कम हो रही होती है। यही वजह है कि अगर आप यूज़ फर्नीचर या यूज़ चीज़ें जब खरीदते हैं तो डेफिनेटली उनकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होती है। कि आप अगर बेचने का आपको इत्तेफाक हुआ हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। ये जो रिडक्शन इन वैल्यू है विद द यूज़, कि जब आप यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के साथ उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ रही है, इसको एक्चुअली आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये हर साल जब हम निकालते हैं तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेट के मायने भी ये होते हैं कि उसके अंदर प्लस करते चले जा रहे हैं आप पहले वाली चीज़ों को। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद है जो कम्यूलेटिव आपका जो डेप्रिसिएशन है डिफरेंट सालों के अंदर निकाला हुआ, उसे हम कम्यूलेटिव डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब किसी एसेट की कॉस्ट में से उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो बुक वैल्यू आती है। जैसे ये 16,000 अगर आप देखें, मोटर व्हीकल कॉस्ट 16,000 की एक मोटर व्हीकल थी, लेस कर दें इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000 था। तो अगर 7,000 का 16,000 की इसकी कॉस्ट थी और 7,000 का डेप्रिसिएशन था तो 9,000 इसकी बुक वैल्यू। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि जो बुक वैल्यू है वो कब आती है, किसी एसेट में से उसकी जो कॉस्ट है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सॉरी, उसको माइनस कर दें तो बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू आपके पास आ गई। इसको आपने देखिए $9,000 की ये मोटर व्हीकल थी, आपने बेचा कितने में, $8,400 में, वॉज सोल्ड फॉर 8,400, तो लेस डिस्पोजल $8,400 में आपने बेच दिया, तो $600 का आपका क्या हो गया, लॉस। क्या आपने ओरिजिनल जो उसकी बुक वैल्यू थी उससे कम वैल्यू के ऊपर अगर आप बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा वैल्यू पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस और टेल यू, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन इज़ नथिंग। अब बहुत सिंपल है, आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ से मैं आपको एग्जांपल, जैसे इस मोटर व्हीकल को आप प्रैक्टिकली तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये मोटर व्हीकल आपने ख़रीदी 16,000 की, और 16,000 के ख़रीदने के बाद में से फॉर एग्जांपल 2 या 3 साल के बाद आपको लगा कि यार बस इसको अब मुझे बेच देना चाहिए, कोई और मोटर व्हीकल आपका ख़रीदने का मूड था। उस वक्त तक आपने देखा कि आप जो इस्तेमाल कर चुके हैं डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू में कमी आई है, वो $7,000 का डेप्रिसिएशन आप निकाल चुके हैं इसके ऊपर, क्योंकि 3 साल तो 2.5 या 3 फर्ज कर लेते हैं 3 साल आपने यूज़ किया, तो 3 साल में इसकी वैल्यू में रिडक्शन कितनी आई, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो 7,000 का था। तो आपने एस्टिमेट किया कि यार मेरी बुक वैल्यू जो है वो $9,000 की बनती है। अब जब आप इसे बेचने के लिए गए, ओलेक्स के ऊपर आपने एड लगाया, या आप कार जहाँ ये डिस्पोजल हो रही होती हैं, बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ आप चले गए, तो वहाँ एक आपको जो कस्टमर मिला, बहुत सारे थे लेकिन आपकी गाड़ी नहीं बिक रही थी। एक जो मैक्सिमम ऑफ़र आपकी लगी वो $8,400 की लगी। अब ये $8,400 की जो ऑफ़र आपको मिली और जिस पे आपने डन कर लिया, क्योंकि कस्टमर आपको नहीं मिल रहा था कोई जो आपकी गाड़ी खरीदे, तो इसका मतलब है 9,000 की आपकी बुक वैल्यू होती है, आपने 8,400 के अंदर अगर बेची तो कितना लॉस हुआ आपको, $600 का लॉस हुआ आपको। तो ये सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स, फर्नीचर आपके घर में है, फर्नीचर आप ख़रीदते हैं, उसकी वैल्यू में कमी आती है, आप एक फेयर एस्टीमेट करते हैं। हमारे यहाँ अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन निकालने के बाकायदा मेथड है। से स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, जैसे कि अपने नाम से बता रहा है, हर साल एक ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। लेकिन इसके अलावा हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है, वो फिर बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखते हैं सवाल के अंदर ये क्या कहता है। तो डिमिनिशिंग, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो हम इस फॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन डोंट वरी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सबसे आसान तो ये अगर आप देखें, क्योंकि प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं, अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट पे जाके ना समझें बल्कि उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो लाइफ बिकम्स सिंपल। तो आते हैं इजी, इसको हम देखते हैं अब उठा के। On 30th June 2015, a motor vehicle costing 20,000 was purchased on credit। के एक $20,000 की मोटर व्हीकल आपने परचेज करी है। जो परचेज करेंगे वो तो सिंपल एंट्री आपको पता है, मोटर व्हीकल को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट आपने ख़रीदी तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेड अदर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। द डेप्रिसिएशन पॉलिसी ऑफ सोफिया इज़ एज फॉलोज। कि सोफिया की जो पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की वो क्या है, मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग भी कहते हैं इसको। इसका मकसद ये होता है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट। बुक डिमिनिशिंग के माने यही है कि हर साल जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डिक्लाइनिंग वो कम वैल्यू के ऊपर करेंगे। बुक वैल्यू हर साल कम हो जाती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, किसी भी एसेट की कॉस्ट में से उसके जब एक्यूमुलेटेड या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो बुक वैल्यू आती है। इस साल का डेप्रिसिएशन फिर जमा हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर, तो आपकी बुक वैल्यू हर साल कम हो रही होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से, उसके ऊपर इस रेट को लगाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इबारत इनकी पॉलिसी 25% पर एनम की है।
अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज कि जिस साल कोई एसेट खरीदा जाएगा उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, लेकिन जिस साल कोई एसेट बिकेगा उस साल कोई डेप्रिसिएशन जो है आप उस साल नहीं निकालेंगे जिस साल वो एसेट बिकेगा। तो ये आपका सवाल था। अब हम कहते हैं स्टेट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन की जो टर्म है उसके मायने बताए। मैंने डेप्रिसिएशन का आपको बताया है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज़, वो फिर डेप्रिसिएशन कहलाता है आपके पास। तो टर्म डेप्रिसिएशन को हम देखते हैं, जो इसकी बेसिक डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स के जो लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू के अंदर ओवर इट्स वर्किंग लाइफ इन द अकाउंटिंग पीरियड के जो उसकी वर्किंग लाइफ है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू के अंदर ओवर इट्स वर्किंग लाइफ इन द अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसे फिर डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज़ in a certain period in an accounting period। तो वट एवर यू फील, लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ आया होगा कि हर साल के यूज़ से जो हम यूज़ कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स को उससे उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ रही है, कमी आ रही है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे आए बी में कहता है आइडेंटिफाई बाय टिकिंग द अप्रोप्रिएट बॉक्स वेदर ईच स्टेटमेंट अबाउट डेप्रिसिएशन इज ट्रू और फॉल्स। के डेप्रिसिएशन के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कहता है इसको टिक करें कि ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने खुद कर दिया है। देयर इज़ ओनली वन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, के एक ही मेथड है डेप्रिसिएशन, तो ये फॉल्स है क्योंकि मैंने अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, मशीन आवर्स मेथड, द स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो एक मेथड नहीं है जो ये कह रहा था, तो इसने बिल्कुल सही लिखा, फॉल्स। डेप्रिसिएशन इज़ द कैश सेट असाइड फॉर नॉन करंट एसेट्स रिप्लेसमेंट। ये एक बड़ा मिथ है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हर साल हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि इतना कैश निकाल कर रख दें ताकि जब वो एसेट्स आपका अपनी लाइफ पूरा करें तो दूसरा एसेट्स हम खरीद लें। एक एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब कर रहे होते हैं तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कंसेप्ट क्या होता है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हो गए हैं वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट, या नॉन करंट नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट के तहत हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश वगैरह जो है कोई उठा कर नहीं रखते, वो जब एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, और ये होता भी नहीं है प्रैक्टिकली, अगर आप किसी जगह इंशाल्लाह काम करेंगे तो यू सी कि कंपनी के अंदर ये जो लाइफ जो आपको सवालात में दी हुई होती है ये बिज़नेस में भी होती है, लेकिन इसके बाद भी एसेट्स जो हैं 5-10 साल तक इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर आप यूटिलिटी कंपनीज़ में चले जाएं, जैसे गैस कंपनी हो गई आपकी या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, इनके जो एसेट्स होते हैं नॉर्मली जैसे पाइपलाइंस हो गए या फीडर्स वगैरह हो गए, तो वो फिर उनकी लाइफ जो उनकी दी हुई होती है उससे ओवर एंड अबव भी यूज़ हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इट्स नॉट द वे कि जी इतने अरसे के बाद लाजमी आप रिप्लेस करेंगे एसेट्स को अपने। तो ये जो कंसेप्ट है वो फॉल्स है। डेप्रिसिएशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये बिल्कुल सही है, इज़ द एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिज़नेस आपका विल रन, आई मीन टू से विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फोरसीएबल फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो ऑपरेट करेगा। अगर नहीं होगा बिज़नेस, अगर बंद हो जाता है तो फिर हम लिक्विडेटेड वैल्यू जो है वो फिक्स एसेट्स की निकालते हैं कि ये बिकेंगे कितने में, क्योंकि अब तो बिज़नेस ही बंद हो गया ना, तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, अब तो लिक्विडेटेड मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होती है कि भाई ये एसेट बिकेगा कितने में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इन अ ईयर द डेप्रिसिएशन, इट मीन्स कि यू हैव द गोइंग कंसर्न एजम्पशन एंड यू सी, यू फील, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फोरसीएबल फ्यूचर। ये वाली बात सही है, वो गलत थी। तो बी आपने देखा कि आपके ये दो, तो एक तो दिया हुआ था, एक आपने करा, एक ये वाला आपका गलत, सही था, एक सही था और बाकी गलत हैं। आगे आते हैं, कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द मोटर व्हीकल ऑन 31 मई 2015। 31 मई 2015 को जो प्रॉफिट और लॉस था ऑन द सेल ऑफ द मोटर व्हीकल, तो ये तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता चुका हूँ आपको। 16,000 की थी, 7,000 इसकी एक्यूमुलेटेड, 9,000 में सिर्फ 8,400, तो अभी हम निकाल कर ला रहे हैं कि
ये ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था 600 का लॉस, तो ये वही उसने पूछा था, ये हमने यहाँ समझाने के लिए जब हम कर रहे थे तो हमने ये जो मैंने आपको मोटर व्हीकल 600 का लॉस बताया था ये वही चीज़ है। आगे आते हैं, आगे क्या कहता है आपसे, मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2016। 29 फरवरी 2016 को कहता है कि मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन चार्ज निकालें। तो देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज निकालने का तरीका ये है कि ये कॉस्ट आपकी दी हुई थी और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है और बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगता है। तो देखिए 50,000 और 16,000 जो है ये 15,000 की कॉस्ट थी और ये 18,400 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दो हेडिंग है, कॉस्ट ये है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जैसा कि मैं बता के आ रहा हूँ कि कॉस्ट में से जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू आती है, तो ये बुक वैल्यू का तीसरा कॉलम है। और फिर हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया। तो देखिए 50,000 और 18,400 आपको सवाल में दिए हुए थे। अगर आप देखें ये दोनों आपको सवाल में दिए हुए हैं, इन दोनों को आप ऐसे ही लिख दें उठा के। ये जो सेल आपने करी है 16,000 थी जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000 था, इसको माइनस कर दें ताकि आपके पास नेट पता चले कि बचा क्या है। तो 34,000 की जो कॉस्ट है और ये 7,000 भी माइनस कर दें, 11,400 का आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। आपने जब इसको इसमें से माइनस किया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई है, 34,000 में से माइनस कर दिया आपने 11,400, ये 22,600 आपके पास ये आ गया। फिर एक परचेजेस भी करी है आपने 20,000 की, आप देख रहे हैं ये परचेजेस ऑन 30 जून 2015 मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज, ये परचेज की है। और पॉलिसी याद रखिएगा, पॉलिसी ये थी कि जिस साल वो बिकेगा उस साल कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा और जिस साल खरीदेंगे उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, अब फुल ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये 20,000 जो था इसका क्योंकि पीछे को ये तो फर्स्ट टाइम ही हम लेकर आ रहे हैं तो इसलिए एज इट इज़ ये ऐसे ही आ जाएगा पहले साल में, क्योंकि अब तो इसका पहला साल है, पहले साल में कोई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, अब से क्रिएट होना। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जैसा कि मैंने बताया था कि उसका फार्मूला है बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट। तो देखें बुक वैल्यू जो पुराने वाली मोटर व्हीकल्स थी उनकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया 22,600, ये 25% का रेट आपको दिया हुआ था, तो 22,600 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 5650 ये आ गया। और ये 20,000 फर्स्ट टाइम आई है, इसका भी 25% निकाला तो 5,000, इन दोनों को जमा किया तो 10,650 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का निकला है जो आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। और जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है वो इसे मांग भी रहा है, वहाँ बना लेते हैं चल के। आगे कहता है प्रिपेयर द मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2016, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मार्च 2016। तो देखिए एक तो पुराना बैलेंस आपको दिया हुआ था। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट्स होता है, इसकी नेचर हमेशा मतलब क्रेडिट होती है क्योंकि ये एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मार्च 1 का जो बैलेंस दिया हुआ था ये 18,400 उसमें सवाल में आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको आप आगे लेकर आएँ। ये देखें ये सवाल में दिया हुआ है, ये देख रहे हैं 18,400 मार्च की फर्स्ट को, तो मार्च की फर्स्ट को ये दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसको लेकर आएँ आगे या आगे ले आए। उसके बाद में डिस्पोजल की वजह से आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था। डिस्पोजल की एंट्री क्या पास होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और बैंक को डेबिट कर देंगे और एसेट जो है आपका मोटर व्हीकल उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये और लॉस और गेन होगा, क्योंकि लॉस हुआ था तो लॉस फिर आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी एंट्री बना के आपको समझाऊं जो 16,000 वाली थी, तो आप कैसे एंट्री पास करेंगे इसकी कि मोटर व्हीकल 16,000 की और आपके पास पैसा तो नहीं, आपने क्रेडिट में बेचा है इसको, वॉज सोल्ड फॉर $8,400। तो हमें पता नहीं है एक्यूमुलेट वॉज सोल्ड फॉर, हम एज्यूम कर लेते हैं बैंक के थ्रू क्योंकि क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है, तो चलें बैंक डेबिट कर देंगे 8,400 से। लॉस जो $600 का लॉस है उसे डेबिट करेंगे और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 7,000 का था उसको डेबिट करेंगे
और मोटर व्हीकल को क्रेडिट करेंगे 16,000 से। आप देख रहे हैं बैंक 5,400 बल्कि 8,400, तो बैंक जो है वो 8,400 आपके पास ये आया, इसको डेबिट किया आपने। 600 का लॉस है, लॉस जो है वो डेबिट होता है, उसको डेबिट कर दिया 600 से, और 7,000 का जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था उसको डेबिट करा, तो ये 16,000 बन गए। आपने जब भी एसेट बिकेगा तो याद रखिएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी उस एसेट का है उसको डेबिट कर दीजिएगा। इसीलिए देखें ये डिस्पोजल लिख के आप देख रहे हैं 7,000 से हमने इसको डेबिट किया हुआ है लेजर के अंदर। ये लेजर की डेबिट साइड है और ये लेजर की क्रेडिट साइड है। तो ये आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, ये बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिखा, फिर डिस्पोजल को डेबिट किया, और फिर इनकम स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो आपने इस साल का निकाला है, अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं ना ऊपर, ये आपने देखें कैलकुलेट किया था ऊपर इस साल का डेप्रिसिएशन 10,650, इसकी एंट्री क्या पास होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, इसकी जब इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, जो भी आपकी करंट ईयर का जो निकलेगा, ये कितना निकाला था आपने 10,650, देखें 10,650 से जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ये देख रहे हैं आप, क्रेडिट के अंदर हमने इसको करा हुआ है इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो ये क्रेडिट आपके पास आ गया, ये 2016 फरवरी 29, 2016 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। ये मार्च 1, 2015 को हम उठा के लेकर आए बैलेंस बीडी। ये डिस्पोजल का मई 31 को डिस्पोजल की वजह से डेबिट हुआ। अब आपने क्रेडिट साइड का टोटल करा तो वो 29,050 आता है। इन दोनों को जमा करें, डेबिट साइड आपकी कम है, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया 22,050। ये जो 22,050 जो बैलेंस सीडी आया है, ये अगले साल मार्च 1 को 2016 को क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। और मैं बार बार समझा के आ रहा हूँ कि बैलेंस बीडी जिस साइड का बैलेंस होता है उस साइड के ऊपर आता है। बैलेंस सीडी तो उस साइड के ऊपर लिखते हैं जो साइड कम होती है लेजर की, लेकिन बैलेंस बीडी दोबारा रिवर्स इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसको याद रखिएगा। अगर बैलेंस सीडी आपने डेबिट में करा है तो बैलेंस बीडी कहाँ होगा, ये बैलेंस सीडी अगर डेबिट में है तो बैलेंस बीडी जो है वो कहाँ होगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा जिस साइड का, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट्स है, कॉन्ट्रा एसेट्स का बीडी हमेशा क्रेडिट में होगा, लाइबिलिटी का बीडी हमेशा क्रेडिट में होगा, एसेट्स का बीडी हमेशा डेबिट में होगा, एक्सपेंस अगर कोई है तो उसका बीडी हमेशा डेबिट में होगा, अगर कोई इनकम है तो उसका बीडी जो है बीडी बैलेंस कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन भी कर दिया, लेजर भी बना लिया जो उसने कहा था हमसे। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं अब क्या कहता है हमसे ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन आगे कहता है सोफिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है कि जो कस्टमर्स को जो माल बेचते हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। ऑन 28 फरवरी 2016 वेड डिज़ाइंस विच ओड सोफिया $5,100 के वेड डिज़ाइंस जो है उसको सोफिया को $5,100 की पेमेंट करनी थी। वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड हो गया। ही इज़ नो मोर इन बिजनेस, ही इज़ नो मोर इन अ पोजिशन टू पे सोफिया। और ए चेक फॉर 1,800 वॉज रिसीव्ड, एक चेक जो था $1,800 का रिसीव हुआ। द बैलेंस ऑफ द डेट वॉज इररिकवरेबल, और बाकी जो डेट था उसको फिर इररिकवरेबल कह दिया कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा। तो बैंक डेबिट कितने से 1,800 से, इररिकवरेबल डेट्स, बैड डेट्स भी कहते हैं इसको, इररिकवरेबल डेट्स न्यू टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देंगे कितने से, 5,100 में से 1,800 आपको मिले तो 3,300, ये इररिकवरेबल डेट्स आपका एक्सपेंस हो गया, ये इसको डेबिट कर देंगे। और वेड डिज़ाइन इसको क्रेडिट कर देंगे 5,100 से। तो ये जर्नल एंट्री ये पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या है, सिंपल है, जो पैसा आया उसको डेबिट कर दें, बैंक डेबिट,
और इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं एज एन एक्सपेंस। जो रिमेनिंग बैलेंस है 5100 आपको चाहिए था इस कस्टमर से वेट डिज़ाइन से, वो बैंकरप्ट हो गया, उससे सिर्फ 1800 मिले, तो 3300 ये बैड डेट्स हो गया, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और वेट डिज़ाइन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 5100 से, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी मोर मनी फ्रॉम वेट डिज़ाइंस, हिज अकाउंट हैज़ बीन रिटर्न ऑफ, ख़त्म करते हैं इस अकाउंट को। तो इसकी एंट्री आपने ये पास करी। ऑन 29 फरवरी 2016 द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल पर, जो बाकी ट्रेड रिसीवेबल बाकी बचा था उसकी ये पोजीशन थी। एज ऑफ डेट्स का मकसद क्या है? मंथ्स के अंदर अप टू 1 मंथ, ये वो कस्टमर्स थे जिनका अप टू 1 मंथ्स के अंदर हमने इनको माल बेचा था और उनकी अमाउंट जो है 18,000 बनती है। 1 to 3 मंथ्स का मकसद है, कुछ कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने पैसा 1 से 3 महीने उनको माल बेचे हुए हो गया है, लेकिन उनसे पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है। 3 to 6 मंथ्स का मकसद क्या है? कुछ कस्टमर ऐसे हैं $3,300 के जिनसे 3 से 6 महीने हो गए हैं माल बेचे हुए, लेकिन ये पैसा अभी तक इन कस्टमर से हमें नहीं मिला। ओवर 6 मंथ्स कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं कि 6 महीने हो गए उनको माल बेचे हुए, उनसे पैसा लेना है, लेकिन अभी तक $2,200 हमें नहीं मिले। देखिए होता क्या है, जब आप क्रेडिट पर माल बेचते हैं तो ओवर योर प्रैक्टिस, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार कुछ पैसा डूबेगा, कुछ कस्टमर बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये नॉर्मल फिनोमेना भी है लाइफ का, कुछ नहीं देंगे, कुछ के डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, कुछ माल ख़राब कहेंगे जी माल तो ख़राब आया था, कुछ का माल बिकेगा ही नहीं। तो एक सर्टेन परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं बिज़नेस के अंदर कि यार इतना पैसा नहीं मिलेगा। जैसे अगर ये प्रोविज़न की पॉलिसी है, हम इसको देखें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स परसेंटेज, तो इस कंपनी की पॉलिसी ये है सोफिया की, ये कहती है अप टू 1 मंथ्स के वो कस्टमर जिन्होंने 1 महीने, अभी उनको माल बेचे हुए 1 महीना हुआ है तो उनका ड्यू तो हो गया है पैसा, लेकिन ड्यू होकर 1 महीने के अंदर अंदर पैसा नहीं मिला, तो डेफिनेटली इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये पैसे दे देंगे। तो इनकी कम परसेंटेज 2% इसने कैलकुलेट किया है। ये कहती है 2% चांस है कि 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 2% ये 360 आता है। ये कहते हैं $360, ये वो कस्टमर है जिनसे एक्सपेक्टेड है कि $360 हमें पैसा नहीं मिलेगा। वो कस्टमर जो 1 से 3 मंथ्स ओल्ड हैं, यानी माल ड्यू भी हो गया है उन पे पैसा, लेकिन 1 महीने से 3 महीने तक अभी वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो 12,200 है। जैसे जैसे ये एजिंग बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये परसेंटेज भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर आपका ज़्यादा हो रहा है। अब रिस्क ज़्यादा है, देखिए पुराना कम था ना, अब कम मंथ से तो रिस्क था कि चांसेस ज़्यादा है कि ये पैसा दे देगा, लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होता चला जाएगा रिसीवेबल आपका, कि इतने इतने महीने हो गए पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे ही रिस्क बढ़ता चला जाएगा कि यार हो सकता है ये पैसा ना मिले, तो उसकी परसेंटेज आप देख रहे हैं इसीलिए बढ़ रही है। ये 12,200 है, इसका भी ये 5% निकालने ज़रा 5%, तो ये 6110 बनता है। $610 एक्सपेक्टेड है कि इनसे नहीं मिलेगा। 3 to 6 मंथ्स, ये वो कस्टमर हैं जिन पे पैसा ड्यू होने के बाद 3 से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये $3,300 के पैसे कस्टमर्स हुए हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। तो 3,300 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 330। इसी तरीके से 6 महीने वाले तो अब कमाल हो गया है कि माल बिक गया, पैसा ड्यू हो गया, लेकिन 6 महीने हो गए उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनकी परसेंटेज भी देखें 20% है। हमारा जो लॉस है, जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इसकी परसेंटेज भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 2,200 मल्टीप्लाइड बाई 20% यू गेट 440। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, इसका परसेंटेज जो दी हुई थी इस पर निकाल के, तो ये टोटल कितना बनता है 440 मल्टीपल प्लस 330 प्लस 610 प्लस 360, 1740। 1740 एक्सपेक्टेड है कि प्रोविज़न फॉर डेट्स के आपको नहीं मिलेगा। On 1st March 2015 the provision for doubtful debts account was $2,050, जो ओपनिंग बैलेंस था, क्योंकि here we are on 29 February 2016, 29 February 2016 के अंदर हम हैं, तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो ऑलरेडी 2050 था, और 2050 का मकसद है हमें रिक्वायर्ड जो है नेक्स्ट ईयर 2016 के लिए वो 1740 है। ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो पड़ा है वो 2050 है। तो जब भी ऐसा हो ओपनिंग बैलेंस आपके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है 2015, आपको 1740 रिक्वायर्ड है, तो 310 ये रिटर्न बैक होगा। राइट ऑफ नहीं कहते, इसको कहते हैं रिटर्न बैक। क्या कहते हैं?
रिटर्न बैक का मकसद है कि ये इनकम बन गई आपकी, नॉर्मली एक्सपेंस होता है, ये इनकम बन गई आपकी, क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो, क्योंकि ये हर साल की पॉलिसी है, तो कभी आपके एस्टीमेट ज़्यादा होते हैं, कभी आपके एस्टीमेट्स कम होते हैं, ये बैलेंस कंटिन्यू चल रहा होता है। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है आपके पास, उसको करंट ईयर की फिगर से कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स में आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया था तो वो फिगर ज़्यादा होगी, और आपको कम रिक्वायर्ड है तो प्रीवियस ईयर्स में आपने जो ज़्यादा हिट ली थी, बैड डेट्स को ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, उसको आप कम कर दें, वो आपकी इनकम बन जाती है। और इस साल जो आपको रिक्वायर्ड है अगर वो ज़्यादा है और आपके पास कम पड़ा हुआ है, तो फिर इस साल बैड डेट्स एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमारे वाले केस में हुआ ये है कि हमारे पास टोटल जो हमें चाहिए, हमारा एस्टीमेट है कि नेक्स्ट ईयर 1740 का बैलेंस होना चाहिए प्रोविज़न फॉर डेट्स के लेजर में, और ऑलरेडी पड़ा हुआ 2050 है, तो फिर आप कम कर दें, आपका ज़्यादा पड़ा, और कम करने की एंट्री क्या पास करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। यही एंट्री रिवर्स हो जाती है अगर हमें हमारा बैलेंस जो है, जो हमें चाहिए था, वो ज़्यादा होता। तो ये हमने इस सवाल को समझा, और इस पे मेरा लेक्चर भी है, अगर आप क्रैचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो प्रोविज़न फॉर, बल्कि इररिकवरेबल डेट्स के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, अगर उसमें 2-3 लेक्चर्स आप जाकर देखें तो बहुत डिटेल्ड से मैंने समझाया है उसके अंदर, तो वो अगर जाकर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला क्वेश्चन, चाहे वो MCQs में आए या फुल क्वेश्चन बनकर आए, आपको प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो टू क्राचियंस एकेडमी यूट्यूब चैनल्स प्लेलिस्ट एंड सी द फोल्डर ऑफ इररिकवरेबल डेट्स एंड वॉच द वीडियोज़। तो नंबर ए में कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ वेट डिज़ाइन ऑन 28 फरवरी 2016, अ नैरेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एंट्री तो मैंने आपको पास करके बता दी, बैंक को डेबिट कर दें, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर दें, और वेट डिज़ाइन के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो देखें, बैंक डेबिट हो गया आपका 1800 से, बैड डेट्स जिसको मैंने कहा इररिकवरेबल डेट्स, जो अब जो टर्म होती है वो इररिकवरेबल डेट्स आप लिखिएगा बैड डेट्स के बजाय। इररिकवरेबल डेट्स को आपने 3300 से डेबिट किया, और वेट डिज़ाइन के अकाउंट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल, नॉर्मली वेट डिज़ाइन जो नाम लिखा हो उसी को कर दें, तो वेट डिज़ाइंस को आपने 5100 से क्रेडिट कर दिया। तो ये तो एंट्री आपकी हो गई सिंपल। अगला वो क्या मांगता है आपसे, कैलकुलेट द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 29 फरवरी 2016, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करें। अभी हम कैलकुलेट कर कर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये परसेंटेज दी हुई थी, ये परसेंटेज करके देखें 1740 इसका टोटल है, ये आपने निकाल लिया। इसे निकालने के बाद ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें कैलकुलेट करके आप एक काम और करें जो इसने करा नहीं है। लेजर इसने मांगा है, तो अच्छा चलें, ये कैलकुलेट कर लिया आपने, कैलकुलेट करके बैलेंस आपने कैलकुलेट द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। आगे कहता है प्रिपेयर द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स। इसलिए जब आपने कैलकुलेट करा, इसमें से ओपनिंग बैलेंस आप लेस कर दें, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके, और ये 310 को लिखते हैं रिटर्न बैक, और रिटर्न बैक करके एंट्री आपको पता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं। मांगता क्या है, प्रोविज़न फॉर का लेजर भी मांग रहा है वो आपसे। तो लेजर के अंदर देखें, सबसे पहले तो बैलेंस BD, 1 मार्च को बैलेंस कितना दिया हुआ था, उसने खुद आपको सवाल में बताया 2050 दिया हुआ था, देख रहे हैं। और आपको रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड आपको इस लेजर का बैलेंस 1740 है, तो 29 फरवरी को बैलेंस CD जो आप लिखेंगे, ये बैलेंस CD 1740, और ये क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका बैलेंस CD किस साइड पर होगा, डेबिट साइड पे। और बैलेंस CD हमेशा याद रखिएगा वो होगा जो कैलकुलेट करके आएगा परसेंटेज निकाल के। जैसे परसेंटेज निकाल के आपने कितनी फिगर निकाली है, 1740 जो हमने निकाली थी, यही 1740 बैलेंस CD बनेगा। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट्स। अब इसमें देखना ये है कि अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ है तो इनकम स्टेटमेंट लिख के ये इनकम हो जाएगी, और अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो फिर ये एक्सपेंस कहलाता है। अभी इस वाली कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस देखें ज़्यादा पड़ा हुआ है,
2050 पड़ा हुआ है और हमें कितना रिक्वायर्ड है 1740, तो 310 जो मैंने कहा था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे, और ये आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज ए इनकम हम शो करेंगे ले जाके। तो जो बैलेंस सीडी था वो मार्च 1 2016 को बैलेंस बीडी बन गया 1740 का। तो ये आपका सवाल हो गया 1740 जो लेजर उसने आपसे मांगा था। आगे देखें क्या कहता है। कहता है नेम वन अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाइड बाय सोफिया इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स। वन अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मकसद क्या होता है? प्रूडेंस भी है, मैचिंग भी है, मैचिंग भी है, एक्रूवल्स बेसिस भी, एक्रूवल भी है, ये एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये तीनों कंसेप्ट हम लिख सकते हैं। प्रूडेंस क्या होती है? प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि अगर एक्सपेंसेस आपको लग रहा है कि इफ़ यू फील के लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में आपको और वो एक्सपेक्टेड हैं, तो उसको प्रूडेंस ये कहती है कि रिकॉर्ड करें। बिकॉज यू आर मेकिंग सेल्स ऑन क्रेडिट, देयर इज़ ए फेयर प्रोबेबिलिटी सम ऑफ योर कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू पे यू ऑफ। तो डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू गेट द एक्सपीरियंस, यू नो कि यार कुछ ना कुछ परसेंटेज मेरा डूबता ज़रूर है पैसों में ना। तो आपकी प्रूडेंस ये कहती है कि उसकी इस साल की, क्योंकि माल तो इस साल आपने बेचा है ना, इसमें से कुछ पैसा नहीं मिलेगा जो क्रेडिट पे बेचा है, तो इस साल के फिर इनकम स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस इज़ प्रूडेंस कि वेन एवर यू फील, यू अंडरस्टैंड कि यू आर गोइंग टू लूज समथिंग इन फ्यूचर एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द करंट ईयर्स ऑपरेशन, सो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज़ द होल पॉइंट। तो प्रूडेंस हो गई। मैचिंग आपको पता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर जो जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए। एक्रूवल का मकसद है इफ़ समथिंग हैज़ इनकर्ड वेदर एक्सपेंस और इनकम दैट शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये इनकर्ड हो गया है, माल जो बेचा था उसमें एक्सपेक्टेड है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो ये तीनों कंसेप्ट में से कुछ भी है, तीनों अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी हो गया, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक 2 ख़त्म हो गया। तो लेट्स सी इंशाल्लाह, लेट्स मिलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो होप आपकी समझ में आया होगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये नॉलेज जो कुछ भी हम स्प्रेड कर रहे हैं इट्स ऑल फ्री, कि यू शुड बी गेटिंग ए प्लस इंशाल्लाह इन योर एग्ज़ाम। अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करें। देयर इज़ ए वेरी, आई मीन टू से वेरी गुड रिसोर्स ऑन कराचीज अकेडमी यूट्यूब चैनल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वेदर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 के इतने लेक्चर्स हैं कि अगर आप सिर्फ उसी को जाकर देख लें ढंग से जो प्रैक्टिस के लिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। यू विल बी गेटिंग कमांड एंड इंशाल्लाह गेटिंग ए प्लस इन योर एग्ज़ाम। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।